अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ सरवत अफ़ज़ल और बेटर लिविंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं आपने देखा होगा कि बच्चों और बड़ों में बीमारियों की शरह भी जो है उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस दफ़ा की जो सर्दियाँ हैं वो पिछली सर्दियों से ज़्यादा तवील और सख्त होने वाली हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर कैसर मलिक, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, को मदऊ किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर साहब, आपके इंट्रो में मैंने बोला है चाइल्ड स्पेशलिस्ट और न्यूनेटोलॉजिस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि न्यूनेटोलॉजी और एडल्ट चिल्ड्रन में डिफरेंशिएट ना करने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक ट्रीटमेंट होती है, साइंस अपने डिफरेंट होते हैं, किसमें मेडिसिन यूज़ की जा सकती है, किन बच्चों में मेडिसिन में हम एहतियात करते हैं। न्यूनेट्स विद इन 1 मंथ जो बेबीज़ डिलीवर होते हैं उनकी एज को हम न्यूनेट्स कंसीडर करते हैं। आफ्टर 1 मंथ उसको एडल्ट चाइल्ड पे इसको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं जैसे जो 40 डेज़ का जो पहले टाइम होता है या चिले का जो टाइम होता है वो न्यू बॉर्न होते हैं, उसके बाद आप उसको एडल्ट चाइल्ड उसको हम कह सकते हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप एग्री करता हूँ। विद इन 30 डेज़ का वैसे होता है इसका। अच्छा। तो उसमें ज़रा बहुत सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होती है बिटवीन न्यूनेट्स एंड एडल्ट चाइल्ड में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की कि कहा जा रहा है कि इस दफ़ा की जो सर्दियाँ हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त और तवील होने वाली हैं। आपको पता है कि ये जितने भी वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बहुत सख्त सर्दियाँ हैं, बहुत सख्त गर्मियाँ भी इसी लिहाज से, तो उसी तरह से बीमारियों में भी जो है वो बहुत ज़्यादा असरात आ रहे हैं उसके। तो इस और ये भी कहा जा रहा है कि ये वाली जो सर्दियाँ हैं वो बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए जो है वो ज़्यादा खतरनाक साबित होंगी। चूँकि आज हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर्दियाँ आते ही कौन-कौन सी बच्चों की बड़ी कॉमन बीमारियाँ जो है वो फैल जाती हैं? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ आप इस सर्दियों की बात ना करें, आफ्टर कोविड बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं और डे आफ्टर एवरी ईयर जो ये चेंजेस आ रही हैं और बहुत आपने देखा हुआ एनवायरमेंटल होल वर्ल्ड में जो ये बहुत सारे एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, जिस वजह से डिजीज़ भी डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। इवन जो वायरस आजकल आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट उसको कहते हैं म्यूटेशन के साथ आ रहा है, रेजिस्टेंट हो रहा है। जो मेडिकेशंस हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं है वर्ल्ड में, इनमें रिसर्च अभी तक चल रही है इसमें। अच्छा, ठीक है ना? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने प्रिकॉशन क्या करनी है। हमारे मुल्क में थोड़ा रिसर्च इतनी नहीं होती, हम तो डिपेंडेंट हैं यूरोप, अमेरिका और स्पेशली जापान और इवन चाइना भी माशाल्लाह से इसमें काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है इसमें मेडिकल में। तो अभी आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल डिजीज़ जा रही हैं, जो मौसम चूँकि चेंज हो रहा है, इसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी बच्चों में एलर्जिक चाइल्ड जिसको हम कहते हैं। ठीक है। एलर्जिक चाइल्ड के होते हैं जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, जिसमें फ्लू, नज़ले होना, खांसी होना, बुखार होना। ठीक है, ये कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो कि ज़्यादा उसमें फैल जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर देखा है बच्चों में स्किन की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं इसी के साथ, या कान के इन्फेक्शन जो हैं वो भी सर्दियों में। क्या ये वाकई ये बात ठीक है कि सर्दियों का जो मौसम है वो ये स्किन इन्फेक्शन और कान के इन्फेक्शन के लिए भी का भी सबब बनता है? बिल्कुल, जब विंटर स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही स्किन ड्राई हो जाती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और बच्चों की स्किन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से इनमें ये इन्फेक्शन तेज़ी से स्प्रेड करते हैं। और ईयर इन्फेक्शन इसलिए कॉमन होते हैं, जो ये थ्रोट और जो ईयर के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होता है बच्चों में बहुत कम होता है। जब थ्रोट इन्फेक्शन या नोज़ का इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो वो ईजिली ट्रांसफ़र होता है ईयर इन्फेक्शन की तरफ। ये डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी वैसे बात की है कि क्योंकि थ्रोट और एयर का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कॉमन तो ये है कि नज़ला, ज़ुकाम, निमोनिया, ठंड लग जाना या चेस्ट इन्फेक्शन, ये ज़रा होते हैं। मुझे ज़रा बताइएगा कि नज़ला, ज़ुकाम और निमोनिया, इनमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। नज़ला ज़ुकाम जो कॉमनली एक वायरस के थ्रू होता है, जो कॉमनली हर इंसान में हो सकता है, जैसे नोज़ में ठंड लग जाने की वजह से भी हो सकता है। इवन कुछ लोगों में डस्ट की वजह से भी हो जाता है, तो और फोक की वजह से भी हो जाता है। ये अपर ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब ये थ्रोट गले का इन्फेक्शन हो सकता है, नोज़ इन्फेक्शन हो सकता है, ये इसको हम नॉर्मल फ्लू वगैरह कहते हैं। जो चेस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें नमोनिया आ जाता है इसमें, ठीक है, और उसमें भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक वायरल नमोनिया होता है, एक बैक्टीरियल नमोनिया होता है, मतलब चेस्ट इन्फेक्शन।
तो ये डॉक्टर साहब वायरल और बैक्टीरियल में क्या फ़र्क है? मतलब बैक्टीरियल कैसे होता है और वायरल कैसे होता है? वायरल जैसे ये कॉमन फ्लू वगैरह होता है, ये वायरस आगे डेवलप कर जाए तो लंग्स में जाता है, ये वायरस के थ्रू होता है। जैसे आप कॉमनली जाते हैं कि एक वायरस है जी, ठीक है ना। अच्छा। और बैक्टीरियल का नमोनिया जो होता है वो एक जर्म्स के थ्रू होता है, जिसको न्यूमोकोकल कहते हैं, ठीक है ना। तो वायरल में ज़्यादा चांसेस कम होते हैं इन्फेक्शन के, मतलब वो कंसोलिडेशन करना लंग्स को नुकसान। जो बैक्टीरियल होते हैं वो कंसोलिडेशन बना देते हैं, जितना भी रेशा जिसको आप कहते हैं वो कंसोलिडेट हो जाता है वहाँ पे लंग्स में। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये इनके सिम्टम्स या इनकी इंटेंसिटी न्यूबॉर्न और एडल्ट चाइल्ड में डिफरेंट होती है? जी बिल्कुल, फ्लू की भी और नमोनिया दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है। मेजॉरिटी जो पेरेंट्स को मैंने देखा है जो नॉर्मल साउंड आ रही है तो वो समझ रहे थे चेस्ट इन्फेक्शन, और यही कह रहे होते हैं। और स्पेशली जब हमारे पास आते हैं कहते हैं नमोनिया वगैरह, जब हम देखते हैं नमोनिया चेस्ट क्लियर होती है, वो अपर ट्रैक से साउंड आ रही है तो नॉर्मल सिक्रेशन की वजह से, ठीक है ना। तो न्यू बॉर्न में ज़रा थोड़ा सा डेंजरस होता है, उसको ज़रा सीरियसली लेना चाहिए। जो ही माइल्ड सा फ्लू वगैरह भी स्टार्ट हो तो फ़ौरन डॉक्टर को चेकअप करवा लेना चाहिए और प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए इससे पहले कि ठंड में ना लेकर जाए। अगर किसी को फ्लू वगैरह है पेरेंट्स में से स्पेशली, तो वो मास्क वगैरह यूज़ करें, ठीक है ना। और रूम में ह्यूमिडिफायर ऑन करके रखें तो चांसेस कम होंगे न्यू बॉर्न्स और बेबीज में ये इन्फेक्शन स्प्रेड करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे न्यू बॉर्न का भी जिक्र किया, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे फर्स्ट चाइल्ड होता है तो पेरेंट्स भी न्यू पेरेंट्स होते हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अगर सर्दियाँ होती हैं तो मैंने अक्सर माओं को देखा है वो बहुत ज़्यादा कवर कर देती हैं अपने बच्चों को, तो क्या वो भी सफोकेशन का बाइस बनती हैं या उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? सफोकेशन तो मैं नहीं कहूँगा, ओवर हीट हो जाते हैं जिसकी वजह से एक टेम्परेचर डेवलप होना, बॉडी पे रैशेस डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। फिर ये मिस गाइड कर देते हैं कि बच्चा बहुत बीमार हो गया, फीवर हो गया, जिससे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ़ौरन से जब हमारे पास लेकर आते हैं ओपनली हम जब देखते हैं बहुत ज़्यादा ओवर रैपिंग की हुई है, फिर उनको गाइड करते हैं कि तो लेयर्स कम करनी। लेकिन इससे बेस्ट आइडियली ये होना चाहिए रूम वार्म रखें और रैपिंग कम रखी जाए। अच्छा, तो इसमें वैसे आप कुछ और भी गाइड करना चाहें पेरेंट्स को कि उनको किस तरह से या प्रिकॉशनरी मेजर्स किस तरह लेने चाहिए? जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो उसके लिए अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ अगर आप गाइड करना चाहें डॉक्टर। स्पेशली न्यू पेरेंट्स को मेरी एडवाइस होगी अपने जो बेबीज़ हैं ट्राई करें बहुत ज़्यादा गैदरिंग में, स्पेशली मॉल में ना लेके जाए, आउटसाइड कम से कम इनका एक्सपोजर हो, रूम में रखा जाए इनको। और सेकंड जो रूम में ह्यूमिडिफायर ऑन करके रखा जाए। अगर कोई ऐसे सिम्टम माइल्ड से भी आपको लगे फ्लू कफ के, फ़ौरन से इसको डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाए और सेल्फ मेडिकेशन ना की जाए न्यू बॉर्न्स में। एडल्ट्स में आपको बच्चे मेजॉरिटी खुद से बता देते हैं, पता चल जाता है। इवन फ्लू कफ हो रही हो तो आप उनमें वार्म लिक्विड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूप यखनी वगैरह हो गया, तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब न्यू बॉर्न के लिए भी जैसे मैंने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों को देखा है, वो उसके लिए भी वो बहुत कोई देसी टोटके जो कि मैंने देखा है कि वो बहुत इफेक्टिव भी होते हैं। आप उसको कितना वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं? जैसे शहद थोड़ा सा जता दिया या कुछ? यस, फर्स्ट 5 मंथ तक तो हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा। डेंजरस होती हैं। जैसे आपने हनी की बात की, हनी देंगे तो उनको विद इन 1 ईयर बच्चों को देंगे, उसमें एलर्जी डेवलप होती है, लूज मोशन वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है इसमें। अच्छा। ठीक है ना। उसके लिए बेस्ट यही होता है कि अगेन ह्यूमिडिफायर, स्टीम और आजकल तो थोड़ा सा नेबुलाइजर मशीन वगैरह यूज़ करते हैं। डिपेंड करते हैं साइन सिम्टम से। अगर ज़्यादा है तो हम मेडिकेशन यूज़ करेंगे, अगर कम है तो जस्ट स्टीम वगैरह दे के, और बहुत ज़्यादा नेबुलाइजेशन से भी वो रिकवरी हो जाती है। डॉक्टर साहब जैसे आपने अभी हमने बात की चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया की, तो और सेल्फ मेडिकेशन की भी आपने बात की, तो आप इसके बारे में कुछ पेरेंट्स को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि किस स्टेज के ऊपर जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी होता है? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके ऊपर जो है वो आपको इमरजेंसी में जो है वो डॉक्टर के पास बच्चों को लेके जाना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात न्यू बॉर्न्स की मैं अगेन बात करूँगा। न्यू बॉर्न्स में हमें इतना टाइम बहुत शॉर्ट मिलता है, इसमें बहुत जल्दी बच्चे सिक हो जाते हैं इसमें, तो इसके लिए बहुत केयरफुल होकर जाने की ज़रूरत पड़ती है। जो ही अगर आपको थोड़ी सी भी अलामात नजर आए, जैसे फ्लू कफ बढ़ती जा रही है, ठीक है, और नेज़ल ब्लॉकेज ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, सेकेंड फीवर हो तो बिल्कुल भी आप वेट नहीं कर सकते, आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेके जाएँ। अगर इनिशियल स्टेज पे अगर सिर्फ
नोज़ ब्लॉकेज है तो उसके लिए सिंपल से आम नॉर्मल सलाइन के जैसे हम ड्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं। इवन हम ऑलिव ऑयल का भी कहते हैं कि हर्बल है, इतना नुकसान नहीं होता, यूज़ कर लिया जाए। रूम में स्टीम या ह्यूमिडिफायर ऑन करके रखा जाए, उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। यस, सांस में मुश्किल आ रही हो, कॉफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई हो, बच्चा फीड नहीं ले पा रहा, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है। बड़ों बच्चों में अगर अगेन सांस में बहुत मुश्किल है और कॉफ सीवियर हो गई है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, हाई ग्रेड फीवर है मोर देन 48 आवर, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए भी आप बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कफ हो रही होती है, बच्चे फिर भी स्कूल जा रहे होते हैं और वो कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होती है, तो वहाँ से जर्म जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये ज़रा उसमें भी पेरेंट्स को ज़रा गाइड करें कि उनको कि कौन कौन सी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने चाहिए। बिल्कुल, आजकल जो सबसे ज़्यादा बच्चों का रेशो आजकल हमारी ओपीडी में है, जो बच्चे चेकअप के लिए आते हैं ये स्कूल गोइंग ही है, उनमें इस वजह से और रिकरेंट है। रिकरेंट ये कि मेडिकेशन और सब कुछ करने के बाद फिर 2-4 दिन के बाद फिर से रिकरेंट, और पेरेंट्स परेशान है कि क्या इनकी इम्यूनिटी लो हो गई है और ये बार बार क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या मेडिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बार बार क्यों। तो सिंपल सी बात है कि वायरस है, इसके लिए कोई स्पेशल मेडिकेशन नहीं होती और ये एयरबॉर्न के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है। स्पेशली बच्चे जब गैदरिंग में जब स्कूल जा रहे हैं, किसी एक बच्चे को भी है तो वो बाकी बच्चों में इजीली स्प्रेड हो जाता है और रिकरेंट होता है इसमें, और इसका ड्यूरेशन अराउंड 7 डेज तक होता है इसमें। तो इसमें सबसे बेस्ट ये कि अगर थोड़े से बच्चों को अगर ट्राई किया जाए कि मास्क यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा इजीली इस पर हम कंट्रोल कर। सेकंड, जो टीचर्स को गाइड करने की ज़रूरत है कि किसी बच्चे को है तो ट्राई करें कि उसको ऑफ कर दिया जाए 2-4 दिन के लिए, ताकि बाकी बच्चे सेफ हो जाएं और थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए। थर्ड वन, रूम जो क्लासरूम है और घर में भी जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सा वार्म रखा जाए इसमें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा क्लीनिनेस के बारे में भी हमारे पेरेंट्स को जो है वो एडवाइस करें। वैसे तो स्कूल में भी जो है वो इसकी वर्कशॉप्स वगैरह दी जाती है, टीचर भी गाइड करती हैं, तो आप भी थोड़ा बताएं, जैसे वॉशरूम जाते हैं, बाहर आके हैंड वॉश करना या सैनिटाइज़र यूज़ करना, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइएगा कि इस पे भी कौन कौन सी जो है एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इस्लाम में भी है कि बिल्कुल सबसे कोई भी काम जो खाने पीने का स्पेशली है तो करने से पहले हैंड वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। मेजॉरिटी जो जर्म्स है मेन सोर्स आपके हैंड के थ्रू होते हैं, 90% जो जर्म ट्रांसफ़र होते हैं वो हैंड के थ्रू होते हैं। जैसे ये बच्चों में भी, और जितना कोशिश करें कि बार बार उनको ट्रेन किया जाए कि क्लीन, इससे बहुत सारी वजह है, स्पेशली गैस्ट्रोइंटाइटिस, आजकल वायरल गैस्ट्रोइंटाइटिस है, मतलब लूज मोशन वॉमिटिंग वायरल भी आजकल चल रहा है, तो इसके थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये वायरल जो है ये क्या इसकी यही रीज़न है कि हाथ साफ ना करना या हाथ के ज़रिए जो है वो मुंह में जाना, इसका ये मतलब होता है? यस, वायरल मेजॉरिटी में तो एयरबॉर्न होता है, ठीक है। कुछ देर बाद कुछ सिक्रीशंस होती हैं, अगर हैंड पे लग जाएं तो वो भी आप माउथ के एक सोर्स बन जाता है ये वायरल स्प्रेड करने का। तो ये भी सबसे बेस्ट है कि हैंड क्लीन करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने शुरू में जैसे जिक्र किया कि बच्चों में स्किन की एलर्जी भी हो जाती है या एयर इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये मुझे बताइएगा कि स्किन की कौन कौन सी एलर्जीज़ होती हैं और ये स्किन इन्फेक्शन कौन कौन सी होते हैं और ये किस तरह से हो सकते हैं? यस, आजकल जो मौसम चेंज होता है ड्राइनेस की वजह से मेजॉरिटी बच्चों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन हो जाती है। ड्राई के बाद फिर इसको हम एक्जिमा कहते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट ये कि आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, अच्छा सोप जो है मॉइस्चराइजिंग सोप यूज़ करें, उससे बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। और ओवर रैपिंग की वजह से हीट रैशेज हम कहते हैं, तो और बहुत ज़्यादा कवर कर दिए बच्चे को, तो उसकी वजह से भी कुछ एलर्जिक हीट रैशेज डेवलप हो जाते हैं। और बहुत रेयर होता है अगर बच्चों को स्पेशली विंटर में पेरेंट्स कम से कम बात देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वाले वो डर्मेटाइटिस जिसको हम कहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसलिए एटलीस्ट जो की बॉडी को वॉश करना, ये बात देना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप हफ्तों ना दें इसमें, इसलिए एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक तो लाजमन इनको बात दें, ताकि स्किन डिजीज कम से कम हो सके। मैं ये इसी तरफ ही आ रही थी कि बात देने की तरफ
तरफ कि मैंने अक्सर पेरेंट्स को ये भी देखा कि न्यू बॉर्न या जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको भी हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो बात देते हैं। तो ये वैसे तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन न्यू बॉर्न के लिए भी आप बताइएगा कि उनको कितनी दफ़ा जो है वो हफ्ते में बात देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये हम हमेशा पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं और बड़ा कन्फ्यूजन है, इवन अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी डिफ़िकल्ट होता है उनको बताना कि भी क्योंकि रिकमेंडेड ऐसा कोई है नहीं मेडिकल में क्या, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रहे होते हैं कि ट्वाइस अ वीक, ठीक है, विंटर में, और बाकी डेज में आपने स्पंज बाथ देना है, ठीक है। अच्छा। स्पंज डिप करके और बॉडी पे जो आर्मपिट वगैरह ऐसे एरिया जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी, स्पेशली नैपी एरिया बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन नैपी एरिया में तो कवर होता है, डबल कवरेज हो जाती है इसमें। नैपी भी यूज़ करने के से एयर का एक्सपोजर, सन एक्सपोजर ना होने की वजह से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और बड़ा सीवियर हो जाता है इसमें, ठीक है। और उसके लिए सबसे बेसिक मॉइस्चराइजर अच्छा यूज़ किया जाए और बाथ ट्वाइस अ वीक, और बाकी डेज में आप स्पंज बाथ दें इसे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे निमोनिया शॉट्स कहते हैं या वैक्सीन, मेरा ख्याल यही कहते हैं कि वो जो इंजेक्शन लग जाते हैं बड़ों में, तो मैंने सुना है कि वो लगा दिए जाते हैं प्रिकॉशनरी, ये जो सर्दियों में बचने से पहले। कि बच्चों में भी ऐसे, बच्चों को भी क्या हम निमोनिया शॉट्स या प्रिवेंटिव शॉट्स हम जिनको कहते हैं वो दे सकते हैं? बिल्कुल, रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है वैक्सीनेशन, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत इसमें हो चुका है कि जितने बच्चों को हमने वैक्सीनेशन किया है उसके एवरी ईयर उसमें ये साइन सिम्टम्स डिक्रीज हो गए हैं। फ्लू, कॉफ और नमूनिया के हमने ऑब्जर्व किए बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो कितनी एज तक दे सकते हैं? हाँ, यूजुअली 9 मंथ्स पे और 12 मंथ्स पे 2 शॉट्स होते हैं। तो बाकी बच्चों जिनमें रेगुलर ये फ्लू कॉफ बहुत ज़्यादा कॉमन है, एवरी ईयर एलर्जिक बच्चे हैं, तो एवरी ईयर इनको दिया जाता है। और इसका जो सीज़न होता है वो सितंबर टू मिड ऑफ नवंबर तक होता है इसका, और फिर मार्च में ये वैक्सीनेशन टाइमिंग है इनकी। अच्छा, तो अब एडल्ट चाइल्ड हम 15 ईयर की एज तक कर सकते हैं या 12? बिल्कुल बिल्कुल, 15 ईयर ऑफ एज तक। ठीक है। और हम फर्स्ट डोज जो देते हैं वो इस प्रिवेंटिव शॉट की वो देते हैं, फर्स्ट 2 शॉट्स देते हैं 9 मंथ्स तक। 9 मंथ्स, 12 मंथ्स टू इनिशियल स्टेज में, जो आजकल एक रूटीन अब हमारे वैक्सीनेशन स्केड्यूल पे आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब शुरू में जैसे आपने बात की कि आफ्टर कोविड जो है वो बीमारियों में भी बहुत सारी वेरिएशन आ गई है, तो आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह की वेरिएशन, क्या इंटेंसिटी बढ़ गई है उनकी या उसमें किसी और तरह के उनके चेंजेस आ गए हैं उसमें? ठीक है, इनमें एक तो कोविड हो गया और सेकंड जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, और प्लस हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी चेंजेस की वजह से वाकई बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं। स्पेशली जो वायरस है उसमें म्यूटेशन आ रही है, बच्चों में सेंसिटिविटी बढ़ गई है, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो रही हमारी। स्पेशली जो डाइट है आर्टिफिशियल ज़्यादा हो गई हैं, जो हमारी हर्बल और ऑर्गेनिक है वो कम से कम हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारी बॉडी चेंजेस आने की वजह से यही जो डिजीज़ हैं कॉमन है वो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। अच्छा, इंटेंसिटी आप कह रहे हैं कि उसकी डिजीज़ की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। एलर्जीज़ की भी हमने बात की, जैसे आपने कहा कि फ्लू जो हो जाता है वो एलर्जी भी हो जाती है, तो एलर्जी से भी हो सकता है, डस्ट एलर्जी हो सकती है या किसी और चीज़ की एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से फ्लू हो जाता है। मुझे बताइएगा कि क्या एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ऑलरेडी एलर्जी होती है किसी चीज़ से, मतलब जैसे कहते हैं कि बाय बर्थ इसको ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसे अभी तक तो रिसर्च है कि पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा ट्रांसफ़र हो, पेरेंट्स में से अगर किसी को एलर्जिक पेरेंट्स हैं तो चांसेस होते हैं कि बेबीज़ में, उनके बच्चों में एलर्जी डेवलप हो। और बच्चों में जो मेजॉरिटी केसेस में होते हैं उसको हम बेबी एज़मा कहते हैं, ठीक है? बेबी एज़मा जिसको हम दमा कहते हैं उर्दू में अगर हम कहें तो। इस जो बच्चों में ये डेवलप मेजॉरिटी में आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, और इट परसिस्ट यूजुअली 10 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम, ठीक है। 99% में रिकवरी होती है और 1% लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं इसमें। और डॉक्टर साहब, ये जो गंदों की एलर्जी होती है ये बाय बर्थ होती है या बाद में होती है? ये बाय बर्थ तो नहीं पता चल सकता, ये अब जब बच्चों को आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज आप इंट्रोड्यूस करते हैं वीट वगैरह, तो फिर हमें इससे अंदाज़ा होता है कि कोई ऐसे साइन सिम्टम्स हो गए जैसे लूज मोशन, टमी पेन, वॉमिटिंग, फिर हम कुछ टेस्ट करवाते हैं वीट से रिलेटेड, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि वीट। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट मेंशन आप कर सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ठीक है, इसमें आमतौर पे एंटी ग्लूटामिनेज टेस्ट हम करवाते हैं इसके वीट एलर्जी के लिए। मैं आमतौर पर
मतलब जो पेशेंट होते हैं आमतौर पे वीट स्टॉप करके भी इनका इसको असेस करते हैं कि कितनी रिकवरी हुई, तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि घर में भी कुछ आप इनिशियली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एडल्ट चाइल्ड को जैसे आप सूप पिला सकते हैं या यखनी वगैरह पिला सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन सा ट्रीटमेंट है जो हम घर पे जो है वो कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई हर्बल, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि मेजॉरिटी बच्चों में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, और मेडिसिन बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं होती जो खुद से आप स्टार्ट कर दें, उसके ज़रिए अपने एक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। बहुत सीवियर कंडीशन उसमें मेडिकेशन कर लेनी चाहिए, लेकिन इनिशियल स्टेज पे मैं खुद इस हक में हूँ कि बच्चों में हर्बल यूज़ किए जाएँ, जैसे वार्म लिक्विड होते हैं, ग्रीन टी हो गया, सूप, यखनी, बॉइल्ड एग हो गया, सूजी का हलवा हो गया। अच्छा, वेजिटेबल फ्रूट्स स्पेशली ऑरेंजेस वगैरह जब आ जाते हैं विंटर में, तो वो विटामिन सी जब प्रोवाइड करते हैं उससे भी बहुत हद तक इसके साइन सिम्टम्स कम हो जाते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे विटामिन सी का आपने जिक्र किया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये भी मेरे देखने वालों को बताइएगा कि पांच दफ़ा कहा जाता है कि जी खट्टा खाने से जो है वो गला ख़राब हो गया, या नज़ला जो है वो खट्टा खाने से हो गया, लेकिन फ्रूट्स में जैसे आपने अभी कहा कि कीनू वगैरह जो होते हैं इनमें विटामिन सी होते हैं, ये ऐसा फ्रूट जिसमें विटामिन सी होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है ज़ुकाम में और इसमें। तो ये ज़रा एक्सप्लेन करिएगा कि क्या थ्रोट का इन्फेक्शन जो है वो इससे होता है या फ्लू वगैरह से ठीक होता है, ये ज़रा बताइएगा। हाँ, ये बड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन है, स्पेशली पेरेंट्स में, जी हम ऑरेंजेस दे देंगे और उसकी वजह से ये फ्रूट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि गला ख़राब हो गया जी, फ्लू हो गया। ऐसी कोई बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि फ्रूट्स में कभी भी बीमारियां नहीं आती, ये हमेशा बीमारियां, इसको सारे फ्रूट्स की मैं बात करूंगा इसमें, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स की अगर हम बात करें, स्पेशली ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है, ये अगेंस्ट वेरी वेरी इफेक्टिव। जब कोविड था, स्पेशली बड़े बड़े जितने भी मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, रिसर्चर थे, उन्होंने यही कहा था कि विटामिन सी ज़्यादा लिया जाए उसमें, कोविड वगैरह में, तो इससे बहुत इफेक्टिव है। यस, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब वही चीज़, खट्टी चीज़, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो तो वो आप देंगे, या ठंडा हो बहुत ज़्यादा तो वो देंगे, तो उससे तो लाजमन हो गए, चाहे ऑरेंज है चाहे कोई भी फ्रूट है इसमें, ठीक है। अच्छा, उसमें होगा। और स्पेशली एक बनाना का भी एक मिथ है कि बनाना देने से थ्रोट ख़राब हो जाता है इसमें, और उससे कॉफ बढ़ जाती है, ठीक है। उसको हमेशा मैं कहता हूँ पेरेंट्स को, ये बहुत इफेक्टिव है। हाँ, जो सीजनल हो तो वो दें, विंटर में आप देंगे बाकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हाँ, अगर बाकी जो इसका मौसम है उसमें देंगे तो ये इफेक्टिव भी होगा। और जब भी दें फ्रूट्स वगैरह, थोड़ा सा हल्का सा माइल्ड सा वार्म करके दें, सडनली फ्रिज से ना निकाल के रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर में देंगे तो फिर ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि इस दफ़ा की जो सर्दियां हैं वो लॉन्ग टर्म होने वाली हैं या सख्त होने वाली हैं, इसका एक कहा जा रहा है कि ला नीनिया जो एक वेदर पैटर्न है वो एक रीज़न हो सकती है। तो क्या इसके लॉन्ग टर्म कोई असरात हो सकते हैं? जैसे से फॉर एग्जांपल अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है या लंग्स में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या उसके कोई लॉन्ग टर्म असरात हो सकते हैं जो देर तक रहते हैं उसके साथ? बिल्कुल, अगेन डिपेंड करता है कि उसकी डाइट पे डिपेंड करता है, उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा है, डाइट हेल्दी है, तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी और उसके साइन सिम्टम्स और दूररस असरात कम से कम होंगे। लेकिन अगर डाइट ही अच्छी नहीं होगी और बच्चा बहुत वीक होगा और इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा तो उसके दूररस असरात होते हैं। सपोज करें एक बच्चे की बहुत अच्छी डाइट नहीं है, ठीक है ना, और उस पर नमूनिया ने अटैक किया और उसकी डाइट अच्छी नहीं, तो उसको फ्यूचर में ट्यूबरक्लोसिस के बहुत ज़्यादा अटैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, लंग्स से, और फर्दर इन्फेक्शन होने के भी बहुत ज़्यादा के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पेरेंट्स को ज़रा ये भी गाइड करें, जैसे आप फूड की बात करें, आप अच्छी डाइट का क्या मतलब है? यस, अच्छी डाइट का मतलब है बैलेंस डाइट, ठीक है। प्रोटीन कितने में होने चाहिए, इसमें लिपिड्स कितने होने, कार्बोहाइड्रेट कितने होने चाहिए, एक चीज़ पे स्टक ना हो जाए। सपोज करें न्यू बॉर्न में 5 मंथ्स ऑफ एज तक मिल्क ठीक है, आफ्टर 5 मंथ्स की क्वांटिटी कम करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और सेकंड ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा मिल्क देने से बच्चे हेल्दी होते हैं, ऐसे नहीं है, उनको भी लिमिटेड। आप सपोज करें 1 ईयर बच्चा है, उसको 2 टाइम्स मिल्क इज़ एनफ, ठीक है ना, बाकी इसको सॉलिड ज़्यादा से ज़्यादा करें। और पेरेंट्स शुड नो कि विच विटामिन इन विच फूड, ठीक है। अब ये देंगे तो तभी जाके बैलेंस डाइट को हम कहते हैं, बजाय इसके कि आप मल्टी विटामिन्स पे आ जाएं।
पेरेंट्स जब भी आते हैं कहते हैं मल्टीविटामिन लिख के दे दें, ठीक है। और मैं उनको यही समझाता हूँ कि मल्टीविटामिन्स आर्टिफिशियल और इसमें नेचुरल में बहुत फ़र्क है। आप नेचुरल दें। हमारे यहाँ सारे विटामिन, कोई ऐसा विटामिन नहीं है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में और हमारी डाइट में ना मौजूद हो उसमें, ठीक है ना। तो उसमें और पेरेंट्स शुड नो कि विच विटामिन इन विच फ्रूट। सपोज करें विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप सिट्रस फ्रूट्स यूज़ करें, ठीक है। इसी तरह बनाना है, ये हार्ट के लिए और इसके आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें पोटाशियम होता है, वो मिल जाए। सेकंड कैल्शियम है, ठीक। कैल्शियम आप बिल्कुल मिल्क से, विटामिन डी सबसे इम्पॉर्टेंट बात में करूँगा। विटामिन डी मेजॉरिटी बच्चों में ये डेफिशिएंसी आती है, और जितने भी हम टेस्ट करवाते हैं स्पेशली मदर्स में भी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि इनका विटामिन डी का बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आने का वजह ये होती है कि एक तो सन एक्सपोजर कम हो जाता है विंटर में, और सेकंड इनटेक बहुत कम फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिसमें ये विटामिन डी होती है इसमें, ठीक है ना। स्पेशली एग की बात करें तो उसमें जो एग यॉक है उसमें होती है, अक्सर बच्चे लाइक नहीं करते, वो नहीं खाते, वो वाइट पार्ट और सन एक्सपोजर ना होने की वजह से इनमें वीकनेस स्टार्ट होती है। जब हम विटामिन डी का टेस्ट करते हैं तो लो आता है इसमें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि विटामिन जितने भी डाइट है उसमें बैलेंस डाइट और आपको डेली चेंज करके देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बीमारियों की भी बात कर ली, हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में भी बात कर ली। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा हमारे पेरेंट्स को गाइड करें ना कि बच्चों को एक्टिव, समटाइम्स बच्चे सुस्त होते हैं ना, तो आप वो भी पेरेंट्स उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते या उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे होते डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, या कह लें कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चे का ज़रा दिमाग खुलेगा। पेरेंट्स मतलब पेरेंटहुड जो है ना उसको भी ज़रा गाइड करें कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए, उनको एक्टिव करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इवन यूरोप अमेरिका जो इतना एडवांस है वो भी इस बारे में थोड़ी परेशानी कि अपने बच्चों में को इनको हेल्दी जो इन्वायरमेंट, मतलब कैसे फिजिकल एक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि अब जाहिर है बच्चों में इतने बिजी हो गए स्कूल से आना। हमारा कोई तो कॉमन प्रॉब्लम है तो उसमें ये कि सबसे बेस्ट ये कि उनके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी तो ब्रेन इतना ही तंदुरुस्त होगा इसमें, ठीक है ना। एक्टिविटी इतनी अच्छी होगी। वो सारा दिन बैठे रहते हैं नेट पे स्पेशली और स्टडी पे, और डाइट ओवर ईटिंग की वजह से बच्चों में स्पेशली ये बहुत मोटापा जिसको कहते हैं फैट होना, ओवर वेट होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बता रहे हैं। यूरोप अमेरिका में यही चल रहा है बच्चों में, और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ स्पेशली डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है बच्चों में। यस, एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, स्पेशली फुटबॉल की, क्रिकेट की। अब बहुत सारे हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का है नहीं, पार्क्स है नहीं हमारे यहाँ, तो उनमें अब बच्चों में ट्राई करें कि फिजिकल एक्टिविटी 1 आवर कम से कम साइकिलिंग ही करवा दें। लेकिन डॉक्टर साहब पार्क्स का ना होना तो ये तो एक हमारा बहुत पुराना वो फिनोमिना है, मतलब अभी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप भी हो गई, लेकिन मेरा और आपका बचपन भी तो था ना, हम लोग भी तो बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ में थे। अब पेरेंट्स भी बेचारे क्या करें, बच्चा खाना ही नहीं खाता है मोबाइल के बगैर, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? यस, अब अगेन मैं इसी बात पे हूँ, इसी एग्जांपल लूँगा यूरोपियन की। स्पेशली मेरे पास जो यूरोपियन आते हैं एम्बेसडर, लास्ट टाइम आया था मेरे पास इसका जर्मन का। अच्छा। तो मैंने अपने क्लिनिक पे एक टीवी ऑन किया था, उसको मैंने जब उनका बेटा सामने बैठा तो मैंने एक कार्टून लगाया, उसने कहा स्टॉप दिस, राइट, ऑफ दिस टीवी, वी हैव नो टीवी इन आवर होम। अच्छा। और ठीक है ना, मतलब उनका बताने का वैसा था कि हमने अभी से ट्रेन करना स्टार्ट कर दी, टीवी तक उन्होंने घर से उठा दिए, ठीक है ना, और मोबाइल पे तो कंट्रोल कर ही रहे हैं। तो अब वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को दूसरी डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। जिससे जब बच्चा खाना खा पी रहा हो तो साथ मोबाइल देखेगा तो इसको ब्रेन को डबल काम करना पड़ेगा, जिससे स्ट्रेस बढ़ जाता है बच्चों में। हम तो समझ लेते वो ठीक खा रहा है और खामोश हो जाता है, स्पेशली हमने और काम करने हो तो उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं या टीवी पे बिठा देते, इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, आई साइट, साइकोलॉजिकल इश्यूज ये डेवलप हो रहे हैं। यूरोप अमेरिका तो कंट्रोल कर रहे हैं, वो कर भी सकते हैं क्योंकि पास बहुत सारे
सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास हो गए तो हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट होगा इसको कंट्रोल करना। तो ट्राई करें कम से कम मिनिमम इनको इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व किया जाए कि मोबाइल पे और टीवी पे यस इतना इनका राइट बनता है, थोड़ा बहुत तो 1 आवर इज़ रिकमेंडेड, मैक्सिमम 2 आवर तक मोबाइल विद टीवी रिकमेंडेड है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब मैं एक जगह पर पढ़ भी रही थी कि चाइना में जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका जो बर्थ कंसिडर की जाती है ना वो 1 ईयर कंसिडर की जाती है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला जो है उसको भी वो काउंट किया जाता है। आई डोंट नो दिस इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब मुझे ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन ना मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो भी तो एक बच्चा, इज़ दिस राइट कि बच्चा उस एक टाइम पीरियड में भी सीख रहा होता है जब वो माँ के पेट में होता है? बिल्कुल 100% यही है, जिस तरह की इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड की जाती है ना, ब्रेन तो देखिए फंक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है बिफोर डिलीवरी स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। ये अराउंड अबाउट 15 वीक्स ऑफ एज के बाद ब्रेन फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, बिफोर डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो ना सिर्फ आपने चाइना के बल्कि जापान की भी एग्जाम्पल देखो, जो वर्ल्ड में सबसे इंटेलिजेंट जो जिसको हम कहते हैं ना कॉम है, वो जापानीज़ है। जापानीज़ को 7 ईयर्स ऑफ एज के बाद स्कूल में एडमिट किया जाता है उसमें, ठीक है ना। और उसमें 1 to 2 ईयर्स उसको सिर्फ क्लीनिंग बताई जाती है, ठीक है। सब अंदाज़ा लगा लें, सारी मेजोरिटी जो लर्निंग प्रोसेस है वो घर पे ही उन्होंने किया जाता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, 1 ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर साहब फिर इससे हम क्या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी माएँ भी जो हैं वो मोबाइल देख रही होती हैं, वो डेफिनेटली कुछ स्ट्रेस पे भी होती हैं, एंजाइटी भी हो जाती है कुछ उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो भी तो बच्चों की सेहत पे असर। बिल्कुल, देखिए ये तो आपको भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होगी कि इसमें स्पेशल रेज होती हैं, ठीक है, रेज क्रॉस कर देती हैं, ठीक है, और बच्चे में डायरेक्ट रेज का इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे भी पड़ता है, ठीक है ना। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, सिग्नल जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत डेंजरस होता है इसमें। अब अक्सर आपने देखा होगा कुछ मशीन में से आप डिटेक्टर वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो इसी तरह मोबाइल के जो सिग्नल है वो भी इतने ही स्ट्रॉन्ग है जितने डिटेक्टर के होते हैं, तो वो बिल्कुल इफेक्ट करते हैं ब्रेन में। और अल्लाह ना करे फ्यूचर में हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज का सामना, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्रेन की जो प्रॉब्लम है वो हमें बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। वो इसी रीज़न की वजह से? बिल्कुल इसी की वजह से साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। और सब इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अभी चूँकि हम बात कर रहे हैं तो बीच में ही हमारे लिए टॉपिक भी निकला है कि जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल है, जैसे अभी आपने मेंशन किया, वो न्यूरो की प्रॉब्लम की तरफ जो है वो जा रहा है। बिल्कुल, जब भी रेज कहीं से भी गुजर के जाती हैं, डेंजरस रेज, तो वो ब्रेन को बिल्कुल टिश्यू को डैमेज कर देती हैं। अच्छा। बाकी बॉडी के तो पार्ट्स जो टिश्यूज होते हैं रीग्रोथ कर जाते हैं, लेकिन ब्रेन के ऐसे होते हैं वो रीग्रोथ नहीं करते, इसमें डिफरेंट डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जो आजकल हम फेस कर रहे हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं बच्चों में, कि ये हाइपर हो गया बच्चा, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, ठीक है, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ठीक है ना, और हमारी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है। तो जिसकी वजह से ये अब हमें स्पेशली अलग से एक डिपार्टमेंट डेवलप करना पड़ रहा है, जिसमें साइकेट्रिस्ट, पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट हैं, वो अब इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, और वो ट्रेंड होके वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना, यूरोप अमेरिका से, इसी डिजीज़ को। और स्पेशली हमारी थोड़ी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तरह न्यूरो के, जो पीडियाट्रिक न्यूरो के बहुत ही कम डॉक्टर हैं हमारे पास, स्पेशली सर्जन बहुत ज़्यादा कम है, मेजॉरिटी यूरोप अमेरिका चले जाते हैं हमारे पास बहुत, इसलिए तो इस वजह से हमें उसका भी एक प्रॉब्लम। तो सब क्या ये रेज सिर्फ मोबाइल की रेज ही होती है या कोई और भी होती है? थोड़ा सा बिल्कुल और भी हो सकती है, जैसे टीवी की रेज भी हम कहेंगे, ठीक है ना, मोबाइल की भी है, ठीक है ना, बाहर वाईफाई की जाएंगे वो भी रेज है, ठीक है ना, और बाहर निकलेंगे मल्टीपल। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो अब हम जिंदगी का हिस्सा है, तो इनको हम कैसे देखिए उसको मिनिमम किया जा सकता है, गैर तौर पे ना यूँ देखिए, कॉल आ गई आपने रिसीव कर दिए, ऐसे ठीक है ना, बहुत अच्छा, लेकिन ये देखिए आप एक लिमिट से ज़्यादा एक चीज़ यूज़ करेंगे, वही बात, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे साइकोलॉजिकल इशू का जिक्र किया बच्चों में, बच्चा जब सुबह उठता है, स्कूल जाता है,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो स्कूल जाने के नाम से उनको वॉमिट हो जाती है। तो ये क्या है, ये भी कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है? यस बिल्कुल, थोड़ी सी एंग्जाइटी उनको होती है। यस, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा, तो आजकल तो इन्वायरमेंट इतना अच्छा स्कूल का हो गया, तो अब ज़्यादातर बच्चे अब खुशी से जाते हैं। यस, स्ट्रेस में जाएंगे, इन्वायरमेंट ऐसा होगा तो उसमें बाकी एंग्जाइटी भी होगी और बच्चे बिल्कुल वॉमिटिंग होती है उससे, और बच्चे ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अवॉइड किया जाए स्कूल जाने से। यस, क्योंकि मेरे आपके बचपन में तो ये होता था, तो पेरेंट्स को लगता था कि ये बहाना है लेकिन अब चूंकि ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, बढ़ रही है और सबको पता चल रहा है कि ये एक एंजाइटी, तो इसको कैसे पेरेंट्स को कैसे कवर कर सकते हैं? कि ये भी डॉक्टर के पास ही है या इसकी काउंसलिंग वगैरह कोई? नहीं, फिर तो पेरेंट्स को खुद से इन्वॉल्व होना चाहिए, इनको नॉलेज होना चाहिए, इनको बहुत ट्रिक से इसको कहते हैं ना कि इसको ओवरकम करने, स्पेशली इनको इन्वायरमेंट अगर स्कूल का अच्छा दिया जाए बच्चों में तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। वहाँ टॉयज़ हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, जो स्पेशली जो टीचर हों अगर बहुत पोलाइटली और अच्छे फ्रेंडली होंगे तो बच्चे खुशी से जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, यस, ये अगेन डिपेंड करता है इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल। लेकिन मे बी डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, सब चीज़ें अच्छी हो, कोई ऐसी और रीज़न भी तो हो सकती है जो कि बच्चों को इफेक्ट करे। बिल्कुल, देखिए हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर इसको हम कहते हैं। फिर हम उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कोई ऐसी डेफिशिएंसीज तो नहीं है इसमें। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं, कोई अगर आपके उसमें से गुजरा हो तो? देखिए, इसमें कुछ मेरा तो फंक्शनल ज़्यादा बच्चों का होता है, फंक्शनल के बच्चों को वॉमिटिंग करते हुए हमने देखा, ठीक है ना, और बच्चे बिल्कुल ऐसा कि इंटरेस्ट ना शो करने की वजह से पेरेंट्स लेकर आते हैं मेरे पास, बिल्कुल लेकर आते हैं फंक्शनल का। फिर उनसे जब हम डिटेल में बात करते हैं, पूछते हैं, तो फिर पता चलता है कि मुझे स्कूल, मेजॉरिटी कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है वो स्कूल, मेरी बात उन्होंने नहीं मानी थी, तो इस वजह से मैंने अब मैं अवॉइड कर रहे हैं, स्कूल नहीं जाना चाह रहे। तो जब उनसे साइकोलॉजिस्ट के पास, मेजॉरिटी को तो हम ज़रा साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, जिसकी वजह से वो रूल आउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो उस मेजॉरिटी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज बहुत ही रेयर होते हैं इसमें। अब तो खैर डॉक्टर साहब, अगर हम स्ट्रेस एंजाइटी की बात कर रहे हैं, एक जैसे सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस भी बहुत आ गई है। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, जैसे बच्चों में क्या ऑटिज़म या इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी जो है वो इस चीज़ का सबब बन सकती है। बिल्कुल, ये ऑटिज़म पाकिस्तान में एक नई एक मतलब टर्मिनोलॉजी है, एक प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। यूरोप अमेरिका ऑलरेडी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया है, और अभी तक रिसर्च भी जारी है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स अभी जाके उन्होंने वहाँ से ट्रेंड होके हैं, और ये हमारे समझ लें कि न्यू कॉन्सेप्ट है। अभी हमारे बहुत इसमें आगे डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन बहरहाल अभी पेरेंट्स भी इतने अवेयर हो गए, इतने एजुकेटेड हैं कि उनको पता चल जाता है, और पता चल जाना चाहिए कि ऑटिज़म की साइन सिम्टम्स क्या है, किस कंडीशन में हमने डॉक्टर पास लेके जाना। ठीक है। स्पेशली जब आपको बच्चा लगे लो इंटरेस्ट है, सोशली बहुत इंटरेक्शन नहीं है इसमें, हाइपर है, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड मॉडरेट तो बहुत इजीली ट्रीट हो जाते हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल साइकियाट्रिस्ट। थोड़ा सा पेरेंट्स को ज़रा गाइड करते हैं कि कौन से साइंस ऐसे होते हैं जिससे पेरेंट्स को जो है वो पता चल जाए। यस, अगेन सोशली लो इंटरेस्ट, ठीक है। आप सपोज करें अब बच्चा है, जब कोई अननोन पर्सन के पास आता है तो वो उसको बिल्कुल एक तो इंटरेस्ट नहीं लेता, और स्पेशली उससे घबरा जाता है, ठीक है ना, और बल्कि शाउट करना स्टार्ट करता है। पेरेंट्स उसको जब भी बच्चों को बुलाए या कोई कमांड दे तो उसको फॉलो नहीं करते इसमें, ठीक है ना। स्पेशली जब उनको जिद में आ जाएं तो बहुत हाइपर हो जाते हैं। कई बच्चे हैं इवन चीज़ें तोड़ना, ठीक है, यहाँ तक भी हो जाए, ये सीवियर कंडीशन में हो जाती है। डॉक्टर साहब, रीज़न क्या हो सकती है ऑटिज़म की? और यस, अभी तक तो ये रिसर्च जारी है, इसमें 100% हमारी मेडिकल साइंस वहाँ तक नहीं पहुँची कि रीज़न क्या है इसमें। लेकिन अभी तक अगेन वही हमारे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, रेज हैं डिफरेंट टाइप्स की, सेकेंड जो हमारी डाइट है, आर्टिफिशियल डाइट्स हैं, उसमें स्पेशली बिफोर डिलीवरी
मदर की अगर डाइट प्रॉपर अच्छी ना हो, जिसकी वजह से स्ट्रेस में हो और प्रॉपर मेडिकेशन ना ली हो, ठीक है, डाइट में, तो उसकी वजह से भी ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या डॉक्टर साहब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है मदर से या कुछ ऐसी, वो क्या इसकी रीज़न बन सकती है? अगेन वही देखें, अपनी डाइट अच्छी रखी जाए और स्ट्रेस ना लिया जाए, और अपनी जो गायनी के डॉक्टर है उसको प्रॉपर फॉलोअप किया जाए, ठीक है ना। और सेकेंड वही अगेन रेज ऐसी जगहों पे जैसे एक्सरेज होती हैं, मोबाइल और इस तरह की रेज से कम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए, अवॉइड किया जाए बल्कि इसमें, तो चांसेस कम है इसके। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारा जो आज की जो गुफ्तगू थी वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप हमें नेक्स्ट टाइम भी जो है वो टाइम देंगे, और हम जैसे हमने ऑटिज़म को जो है वो ज़रा सा डिस्कस किया है, तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी तो हम उसके ऊपर जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या ऑटिज़म हो गया या इस किस्म की जितनी भी साइकोलॉजिकल बीमारियाँ, एम आई राइट, तो इनके ऊपर हम डिस्कस करके तो लोगों तक जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएंगे या अवेयरनेस पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच आपने फॉर इनविटेशन। इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसी डिजीज़ हैं और ये पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, उनको अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है इसमें। डॉक्टर साहब आप कोई मैसेज देना चाहें ये सर्दियों के हवाले से पेरेंट्स को? अगेन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन मेडिसिन, ठीक है। प्रिकॉशन में क्या है कि अब लेस एक्सपोजर टू कोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है, गुड डाइट, वार्म लिक्विड लाइक ग्रीन टी, सूप, यखनी, और किसी को फ्लू कॉफ है तो मास्क यूज़ किया जाए। अगर अल्लाह ना करे कि वो ज़्यादा अलामात ज़्यादा हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रिज्यू करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी मौसमियाती तब्दीली कुदरती निज़ाम का एक हिस्सा है, लेकिन एहतियात और आगाही से हम अपने बच्चों को और अपने प्यारों को मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो महफूज रख सकते हैं। इसलिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें अगर आपको हमारा पॉडकास्ट जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, या डॉक्टर साहब से कोई ऐसा सवाल जो मैंने मिस कर दिया हो, डॉक्टर साहब से पूछना रह गया हो, वो भी बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी डॉक्टर साहब हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।